आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष फ्रॉम रेजोनेंस परिवार। आज बच्चों हम ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे बायोलॉजी सेगमेंट का, राइट। तो आज ग्लाइकोलाइसिस का पोस्टमार्टम करेंगे। जैसे सन ऑफ सरदार में था ना पैराथेलिसिस, आज ग्लाइकोथेलिसिस करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ये वर्ड से मिला हुआ है लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। लाइसिस मतलब तोड़ना, जैसे दिल टूट जाता है लाइसिस ऑफ हार्ट हो जाता है, उसी तरीके उसको हम वैसे क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन, है ना, हार्ट ब्रेक, सॉरी। तो लाइसिस ऑफ ग्लूकोज जो है, लाइसिस ऑफ ग्लूकोज मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का होना, दैट प्रोसेस इज नोन एज द ग्लाइकोलाइसिस। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस 3 साइंटिस्ट ने दिया था। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से थे हमारे महापुरुष। 3 साइंटिस्ट का नाम पूरा याद होना हो इतना याद रख लेना। एक तो थे एम्डन जी, एम्डन, ठीक है, और एक थे मेयरहोफ, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द पारनास। इन तीनों ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस का कॉन्सेप्ट दिया, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे भी बोला जाता है। प्यार से ग्लाइकोलिसिस को, जैसे तुम्हें चुन्नू मुन्नू बोला जाता है, वैसे ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे बोला जाता है। ईएमपी दैट इज एम्डन, मेयरहोफ एंड पारनास ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि बताता है कि ग्लाइकोलिसिस होता है क्या, ग्लाइकोलिसिस लाइसिस ऑफ ग्लूकोज। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? दूसरी चीज, अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये होता कहां है? सेल में। सेल में कहां पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूं इसको, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली में एक टाइप का सेल्यूलर रेस्पिरेशन का एक सेगमेंट है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, एक स्टेप है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। उसके अलावा एक दो चीजें और अगर हम देख लें ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, एक दो चीजें और अगर हम देख लें तो मजा आ जाए, ठीक है। क्या देखें बच्चों, क्या देखें इनके बारे में? इसमें ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इतना समझ लिया। ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को तोड़ा जाता है किसमें? पायरुविक एसिड में। तो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड में तोड़ना, इसी को क्या कहते हैं हम? ग्लाइकोलाइसिस। 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड है और ये 6 कार्बन वाला है, तो इसका मतलब पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 2। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के जब ग्लूकोज से। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में होता है, इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ये 3 पॉइंट्स बच्चों अच्छे से ध्यान में आ गए, समझ में आ गए, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें। अब इसमें क्या है, नेट गेन जो है एनर्जी का ग्लाइकोलाइसिस में, लगे हाथ एक और चीज देख लें, नेट गेन ऑफ एनर्जी। नेट गेन ऑफ एनर्जी इज 2 ATP। व्हाट इज ATP? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज द एनर्जी करेंसी। ये आपको सबको पता है। तो 2 ATP एनर्जी हमें ग्लाइकोलाइसिस में मिलती है। जैसे कि आपको पता ही है, टोटल 38 ATP जो है सेल्यूलर रेस्पिरेशन से हमें मिलती है, ठीक है, जिसमें से 2 ATP का कंट्रीब्यूशन ग्लाइकोलाइसिस स्टेप में होता है। इतनी बात क्लियर है? अब ये कैसे होता है इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आगे चलो, ये बेसिक पॉइंट सारे समझ में आ गए। ग्लाइकोलाइसिस को डिटेल में शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आपको जो कि पता भी होंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपना धर्म समझ के इसको बता दिया है। एटीपी का फुल फॉर्म की बात करूं अगर, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन जो है उसके ऊपर 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, सिंपल। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, अगर एएमपी हो जाता तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। एक आता है NADH। NADH क्या होता है? NADH भी एक्चुअली में एनर्जी मेकिंग के प्रोसेस में काम में लिया जाता है। ATP एनर्जी करेंसी है और उसको बनाने के लिए NADH भी अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। NADH NADPH मत लिख देना। एक बात आप याद रखना बच्चा पार्टी कि NADPH सिर्फ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ने को मिलेंगे, जहां भी बाकी जगह आएगा मोस्टली NADH आएगा। NADH क्या होता है? निकोटीन अमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज NAD प्लस हाइड्रोजन जब जुड़ जाता है उसके साथ तो उसको हम बोलते हैं NADH। तो NADH खुद में एक क्या है?
रेड्यूस्ड फॉर्म है। रेड्यूस्ड फॉर्म किसकी? रेड्यूस्ड फॉर्म ऑफ NAD पॉजिटिव की, ठीक है। तो NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन का एडिशन ही तो रिडक्शन होता है, तो रेड्यूस्ड फॉर्म उसको क्या बोलते हैं? NADH। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। ये डायग्राम आपकी NCERT में दिया हुआ है, ये मैंने नहीं बनाया, मेरी वाली कलाकारी तो भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये डायग्राम आपकी NCERT में क्लास 11th की NCERT में दे रखा है, NCERT का फिगर है, जिसको देख के आप घबरा जाते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं, पैराथेलिसिस हो जाता है। लेकिन हमें इस ग्लाइकोथेलिसिस को अच्छे से पढ़ना है। कैसे? बहुत इंटरेस्टिंग वे में। ये पूरा का पूरा टेबल आपको समझने आ जाएगा अभी 1 सेकंड में, ठीक है। अब ग्लाइकोलिसिस अपने तरीके से हम बात करते हैं, देखते जाओ। उसी पूरी की पूरी फ्लो चार्ट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस बच्चा 2 फेज में कंप्लीट होता है, इतनी याद आपको बात रखनी है। पहला, किसी भी दिवाली मनाने से पहले उसकी तैयारियां करनी पड़ती हैं। ग्लाइकोलिसिस करने के पहले उसकी तैयारियां, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी ना किसी इवेंट को करने के लिए, प्रिपरेटरी फेज। और दूसरा फेज क्या होता है इसका? ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज। क्या बच्चा पार्टी समझ में आ गया? 2 फेज में कंप्लीट होता है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन, मतलब प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज 2 फेज में कंप्लीट होता है। इसको भी अगर मैं सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, ग्लूकोज है ना 6 कार्बन वाला, साइटोप्लाज्म में हो रहा है ये सब। ग्लूकोज जो है वेरियस स्टेजेस से गुजरकर बनाता है PGAL। What is PGAL? PGAL is फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, या फिर NCERT जिसको लिख रही है एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से बोलना तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये वही है। तो फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड होता है 3 कार्बन वाला, इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लूकोज से, ठीक है। यहां तक के स्टेज को, ये आधा ग्लूकोज, अब ग्लाइकोलाइसिस को मैंने 2 फेजेस में बांट दिया है। इसको पहला फेज बोलते हैं, ये होता है हमारा प्रिपरेटरी फेज, जिसमें 2 ATP यूज हो जाती हैं। क्या मैंने गलती से लिख दिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहां पे 2 ATP जो है वो यूटिलाइजेशन होता है प्रिपरेटरी फेज में। तो अब तुम कहोगे यार सर आप अभी तो पहले कह रहे थे कि 2 ATP बनती हैं टोटल, नेट गेन ऑफ एनर्जी, मतलब नेट गेन जो है एनर्जी का वो 2 ATP होता है। यहाँ तो लग गई, हमारा खर्चा हो गया पैसे मिलने की जगह पे, है ना। बिल्कुल वैसा जॉब करो और नौकरी में पैसा ना मिले और हमें देना पड़ जाए, बिल्कुल वैसा सा हो गया। लेकिन इसी को तो प्रिपरेटरी कहते हैं। प्रिपरेशन करने के बाद ही तो कुछ अच्छा हमें मिलता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी तो ज्यादा मिलेगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फेज, अब ये जो 2PGAL है, मतलब 2 मॉलिक्यूल, मैं 2X इसलिए लगा रहा हूं कि 2 मॉलिक्यूल है PGAL के, क्योंकि एक PGAL 3 कार्बन का होता है। ये वेरियस स्टेजेस में टूटता करता बनाता है, क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, पायरुविक एसिड भी, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फेज। क्या इतनी बात क्लियर है? इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज, जब 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं 2 पायरुविक एसिड में। क्या इतनी बात क्लियर है? अब इस ऑक्सीडेटिव फेज में ओवरऑल होता क्या है? 4 ATP मिलती है एंड 2 NADH मिलता है। क्या बात क्लियर हो गई? मतलब 4 ATP और 2 NADH मिलेगा ऑक्सीडेटिव फेज में। ऑक्सीडेटिव फेज में क्या मिल रहा है? 4 ATP एंड 2 NADH, ठीक है। और यहां पे क्या हो रहा था? प्रिपरेटरी फेज में 2 ATP पहले खपाई थी हमने, खपत हुई थी 2 की, ठीक है। तो 4 - 2, इतनी मैथमेटिक्स तो बायो वालों को भी आती है। तो 2 ATP नेट गेन कितना हो गया? नेट गेन एनर्जी का कितना हुआ? 2 ATP मिले नेट और 2 NADH ग्लाइकोलिसिस में। ग्लाइकोलाइसिस में हमें 2 ATP और 2 NADH ओवरऑल मिलते हैं। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो इसका मतलब ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का कुछ और बना दिया मैंने भी, ध्यान रखना ये ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का PGAL में कन्वर्ट होना, दैट इज फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट होना, 2 मॉलिक्यूल्स, उसको तो बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसमें 2 ATP हमारे यूटिलाइज हो जाते हैं। और ऑक्सीडेटिव फेज की बात करें तो यही 2 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं वेरियस स्टेजेस से होते हुए, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं काफी सारी, अभी देखेंगे, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में, और इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। और इसमें 4 ATP हमें मिलते हैं,
ठीक है, और 2 NADH मिलते हैं। तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP मिलते हैं, 2 NADH मिलते हैं। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? 2 NADH, NADPH नहीं, NADP जहां पे आ जाए, P से फोटोसिंथेसिस, P से वहीं पे लगाना, यहां रेस्पिरेशन में काम नहीं है इसका। क्या इतनी बात क्लियर है? आगे चलें। अब देखो डिटेल में, सबसे पहले हमने 2 फेज में बांट दिया बच्चा, ठीक है, जो वो एक फ्लो चार्ट था उसको 2 फेजेस में बांट के हम पढ़ रहे हैं। अब सबसे पहले प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेशंस करनी है भाई, ठीक है। क्या हो रहा है? सबसे पहले ग्लूकोज 6 कार्बन, ग्लूकोज 6 कार्बन, ठीक है। ये सब कुछ हो कहां पे रहा है? साइटोप्लाज्म में, चाहे प्रिपरेटरी फेज हो या ऑक्सीडेटिव फेज हो, सब कुछ साइटोप्लाज्म में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस व्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है। ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। क्या कहानी साफ है? ग्लूकोज 6 फोस्फेट, ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी 6 कार्बन का तो है ही। तो इसमें नया क्या हुआ है? इसमें नया ये हो गया बच्चा कि यहाँ पे 6th पोजीशन पे ग्लूकोज की स्ट्रक्चर आपको पता है, उसके 6th कार्बन नंबर पोजीशन पे फोस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ये फोस्फेट कहां से आया? फोस्फेट कहां से आया? एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, एटीपी जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ, वो कन्वर्ट हुआ एडीपी प्लस एक फोस्फेट, इनऑर्गेनिक फोस्फेट में। तो ये फोस्फेट जाके ग्लूकोज से जुड़ गया। क्या बात समझ में आ गई? तो एक एटीपी की खपत हो गई है, एक एटीपी की खपत हो गई है। एटीपी टूटा एडीपी में, दैट इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, मतलब एक फोस्फेट रिलीज किया और वो फोस्फेट जाके जुड़ गया ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लूकोज 6 फोस्फेट। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अगला, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट आगे जो है, ये ग्लूकोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। इसमें क्या अब चेंज हो रहा है? मतलब कॉमन सेंस की बात है, हल्की हल्की केमिस्ट्री है, अगर इतनी तो पढ़ी होगी ना। ये भी 6 कार्बन का ही होता है, फ्रक्टोज भी तुम्हें पता है, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, 6 फोस्फेट इसमें भी था, मतलब 6th पोजीशन पे ही अभी भी फोस्फेट है। तो चेंज क्या हुआ है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों 6 कार्बन के होते हैं, लेकिन इसमें आइसोमर है आपस में, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आइसोमरिज्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसी का आइसोमर बन गया, मतलब कोई और कहीं से कुछ आया गया नहीं है, इंटरनली केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया। कार्बन इधर का उधर चला गया और वो क्या हो गया? OH ग्रुप इधर का उधर। आपको पता होगा ओपन चेन अगर स्ट्रक्चर पड़ी होगी कभी ग्लूकोज या इसकी फ्रक्टोज की, तो उसमें जस्ट आइसोमेरिज्म होता है, राइट। तो आइसोमर बन गया ये इसी का ही, सेम कार्बन ये, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब ये फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जो है, ये आगे फर्दर कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फोस्फेट कन्वर्ट होता है आगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट में, बिस फोस्फेट। नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? यहां पे फोस्फेट एक और जुड़ गया है, तो ये भी 6 कार्बन का ही फ्रक्टोज ही है, लेकिन फोस्फेट ग्रुप एक और जुड़ गया, बिस फोस्फेट हो गया। एक पहले 6 नंबर पे था, अब 1 नंबर पे भी जुड़ गया। तो यहां पे मतलब इसका एटीपी एक और लग गई हमारी, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फोस्फेट, और ये इसमें जुड़ गया। तो अभी तक कितनी एटीपी लग गई? एक तो ये रही और एक ये रही, 2 एटीपी लग गई है। प्रिपरेटरी फेज में जो हमने कहा था 2 एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा प्रिपरेशन फेज में, वो लग चुका है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट हो चुका है। क्या इतनी बात क्लियर है? 2 फोस्फेट ग्रुप जुड़ चुके हैं फ्रक्टोज के, एक 6 नंबर पोजीशन पे और एक 1 नंबर पोजीशन में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी कहानी साफ है? अब इसके बाद अगर बात करें, जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट होता है, ये टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स में बनाता है। ये फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है। कौन कौन से? एक तो ये बनाता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चा, इसको शॉर्ट में मैं आपको बता सकता हूं, DHAP बोलते हैं, DHAP लिख सकते हो, ठीक है। तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, ये कितने कार्बन का होता है? ये होता है 3 कार्बन का होता है बच्चा, ठीक है। ये अभी तक कहां चल रहे थे? फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट 6 कार्बन वाला था, ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूटता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट एक, दूसरा क्या बनता है? फोस्फो ग्लिसरैल्डी हाइड, ठीक है, या फिर PGAL लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है। ये भी क्या होता है? 3 कार्बन का होता है। और इसी PGAL को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एग्जैक्ट केमिकल स्ट्रक्चर की फॉर्मेट की बात करें तो इसी को बोलते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड। एक ही चीज है, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, ठीक है।
दैट इज PgAl। क्या कहानी साफ है इतनी? ठीक है, तो ये दो मॉलिक्यूल, 3 कार्बन का एक ये बन गया, 3 कार्बन का एक ये बन गया। ठीक है, क्या इतनी बात साफ है? ये दोनों आपस में आइसोमर है, जैसे यहां पे आइसोमर बन के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ऐसे ही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है आपस में आइसोमर है। अब समझने की बात ये है कि जो DHAP होता है, दैट इज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है? क्या होता है बच्चा? अनस्टेबल होता है ये। ठीक है ना, ये मतलब जीवन अपना व्यापन नहीं कर सकता है। तो ये DHAP भी जो है वो क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्टीमेटली PgAl में। ये DHAP भी जो है, आगे अगर हम समझें, ये दो मॉलिक्यूल्स हमारे अभी तक बने थे यहां तक। ठीक है, आगे की स्टेप देखें अगर, एक बना DHAP जो कि 3 कार्बन का है, एक बना PgAl, दोनों ही ट्रायोज फॉस्फेट हैं। ट्रायोज फॉस्फेट मतलब 3 शुगर वाले। ठीक है, तो ट्रायोज फॉस्फेट है, ये भी 3 कार्बन का और ये भी 3 कार्बन का। ये आपस में जो है इंटरमीडिएट मतलब आइसोमर शो करते हैं, लेकिन ये DHAP भी कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली PgAl में। तो अल्टीमेटली हमें मिला क्या है? दो मॉलिक्यूल मिले हैं PgAl के। PgAl बोले तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या फिर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, एक ही बात है। क्या इतनी कहानी साफ है? तो दो मॉलिक्यूल PgAl के मिल गए बच्चा। यहां तक ही तो पढ़ा था। प्रिपरेटरी फेज क्या था? देखो, प्रिपरेटरी फेज में क्या देखा था? ग्लूकोज का कन्वर्जन होकर इंटरमीडिएट स्टेज हमने सारी पढ़ी, जो दो मॉलिक्यूल बना दे फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के, इसी को बोलते हैं प्रिपरेटरी फेज। इसमें 2 ATP यूज हुए, ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये 2 फेजेस में ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो रहा था। ये पहला फेज हमने डिटेल में कैसे देखा? ये देखो, ग्लूकोज को लिया, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ पे फॉस्फेट कहां से आया? ATP। यहाँ बिस फॉस्फेट, एक और फॉस्फेट आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, एक और ATP। 2 ATP यूटिलाइजेशन ओवरऑल स्टेप में हुआ है, दैट इज प्रिपरेटरी फेज। और उसके बाद फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है ये फर्दर कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स में, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट दैट इज DHAP एंड फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट दैट इज PgAl। ये दोनों 3 कार्बन के, लेकिन ये दोनों कंपाउंड्स जो हैं, ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के आइसोमर है। ये DHAP जो है ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक है, तो ये भी अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाता है? PgAl में। ये भी क्या हो गया? कन्वर्टेड इनटू PgAl। तो अल्टीमेटली पहले एक था, ये भी कन्वर्ट हो गया, तो दो मॉलिक्यूल मिल गए हमें फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के या फिर ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, दो मॉलिक्यूल्स हमें मिल चुके हैं। यहां पे हमारी तैयारियां खत्म। अब एंजॉय करो। दिवाली के एक दिन पहले शाम तक सारी तैयारियां खत्म हो चुकी हैं, मिठाइयां ले आ गए हैं और दिए वगैरह सब ले लिए, हमने धो लिए हैं। उसके बाद अब ऑक्सीडेटिव फेज, अगला फेज, नेक्स्ट फेज ऑक्सीडेटिव फेज। क्या इतनी कहानी साफ है? ऑक्सीडेटिव फेज की अगर हम बात करें, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। 2 फेजेस में मैंने तोड़ दिया इसको, अब इजी हो गया, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, पूरा आप जब देखते थे वो एनसीईआरटी तो आपको याद करना पड़ता था, राइट? अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब समझ सकते हैं हम इजीली। 2 फेजेस में होता है, पहले तैयारियां की और फिर उसके बाद त्योहार मना लिया। ऑक्सीडेटिव फेज, अब ऑक्सीडेटिव फेज में हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज कहां से स्टार्ट हुआ? वही PgAl। हमारे पास क्या था? PgAl, तो PgAl से ही तो स्टार्ट होगा, है ना? प्रिपरेटरी फेज के बाद अभी तक हमारे पास क्या है? 2 मॉलिक्यूल हैं PgAl के। ठीक है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 6 कार्बन हो गए। इतनी बात क्लियर है? अब ये PgAl जो है ऑक्सीडेटिव फेज में आए, ऑक्सीडेटिव फेज में अब क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट होने जा रहा है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है वो कन्वर्ट होंगे, किसमें कन्वर्ट होंगे? वो दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होंगे बच्चा? 1,3, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड।
ठीक है, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड था। दो मॉलिक्यूल जो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के थे वो कन्वर्ट हो गए हैं 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में, 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गए हैं। क्या बात इतनी क्लियर है? अब ये जो है 1,3, अब ये भी दो मॉलिक्यूल्स थे तो ये भी ओवरऑल क्या होंगे, दो मॉलिक्यूल्स। ये दो लगा रहा हूं मैं, 2x इसलिए लगा रहा हूं कि ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, 1,3 इसी के साथ में है, ठीक है ना, 1,3 इसी के साथ में दो मॉलिक्यूल्स हैं। ये इसको अलग कलर से यहां तो मैं शो कर देता हूं, थोड़ा ज्यादा क्लियर रहेगा मुझे लग रहा है। अब सही है। दो मॉलिक्यूल 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरिक एसिड के हमारे पास आ जाते हैं। अब इस दौरान होता क्या है, इस दौरान कुछ और होगा, इस दौरान कुछ और होगा। क्या होगा इस दौरान? क्या होता है कि जो NAD है, इस दौरान दो NAD जो है, दो NAD कन्वर्ट हो जाते हैं दो NADH में। दो NAD जो है वो दो NADH में कन्वर्ट होते हैं। NAD जो ओवरऑल प्रेजेंस है साइटोप्लाज्म में, NAD की फॉर्मेट में, NAD में रेड्यूस हो गए, वो रेड्यूस फॉर्म बनाते हैं NADH। तो ये हाइड्रोजन कहां से आया? इसका मतलब ये PgAl जो है, दो मॉलिक्यूल्स जो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के थे, इसका यहां से रिमूवल हुआ है हाइड्रोजन का। इसका मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस स्टेप पे हुआ क्या है? इस स्टेप की बात करें तो इस स्टेप पे ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? ऑक्सीडेशन इस स्टेप पे हो रहा है क्योंकि PgAl से हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है वो NAD के साथ जुड़ के NADH बना दे रहा है। दो मॉलिक्यूल NADH के मिल चुके हैं। ये बच्चा पार्टी, दो मॉलिक्यूल NADH के मिल चुके हैं और कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा जो शेर है वो कन्वर्ट हो गया है दो मॉलिक्यूल 1,3 बिस फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड में। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या है आगे? अब आगे अगर बात करें, ये कन्वर्ट होता है PgAl जो है, बिस फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है, ये कन्वर्ट होगा फोस्फोग्लिसरेट में, दैट इज PGA में। ये कन्वर्ट होता है दो मॉलिक्यूल ऑफ PGA, दैट इज फोस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया फोस्फोग्लिसरेट में। तो फोस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल्स बन गए, दो मॉलिक्यूल्स फोस्फोग्लिसरेट के बन गए। अब ये बिस फोस्फो थे, मतलब दो फोस्फेट थे अभी तक, लेकिन अब यहां पे क्या हो गया, एक रह गया। एक्चुअली में NADH का मैंने बताया भी था, ये एनर्जी मेकिंग में काम करता है। एनर्जी इसने जो बनाई उसके कारण यहाँ पे फोस्फेट एक और जुड़ गया था, तो बिस फोस्फेट हो गया था। अब वो जो है दोबारा रिमूव हुआ फोस्फेट ग्रुप, तो ये दोबारा क्या कन्वर्ट हो गया फोस्फोग्लिसरेट के दो मॉलिक्यूल्स में। ये भी 3 कार्बन के हैं तो इसलिए दो मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, 6 कार्बन तो रखने पड़ेंगे ना पूरे। अब ये जो फोस्फेट रिमूव हुआ, इससे क्या हुआ कि जो ADP था, दो मॉलिक्यूल्स थे तो दो फोस्फेट ये जो था एक बिस फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से एक फोस्फेट रिमूव हुआ, तो दो थे, ये दो मॉलिक्यूल तो दो हो जाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? तो दो हुए तो दो ADP जो हैं उसमें दो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जुड़ेंगे, तो यहां पे बनता क्या है, दो ATP। इस स्टेप पे दो ATP बन चुके हैं, इस स्टेप पे दो ATP बने हैं। ऊपर दो NADH बने थे, यहाँ पे दो ATP बने हैं। क्या इतनी बात क्लियर आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है? दो ATP बन गए हैं यहाँ पे। अब ये दो मॉलिक्यूल जो फोस्फोग्लिसरेट के हैं, दो मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोग्लिसरेट जो है, इसमें से सिर्फ क्या करना है, पानी को हटा देना है। पानी हटाओगे तो क्या मिल जाएगा, फोस्फोएनोल पाइरुवेट, PEP के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे PEP के, दैट इज फोस्फोएनोल पाइरुवेट। फोस्फोएनोल पाइरुवेट। ठीक है, यहां से हटाया क्या है, पानी, पानी पानी, ब्लू पानी। ठीक है, तो यहां से पानी हटा दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? रिएक्शंस के नाम याद रखने पड़ेंगे बच्चा। दो फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है, हम यहां तक प्रिपरेटरी फेज को लेकर आए थे। प्रिपरेटरी फेज के बाद ऑक्सीडेटिव फेज स्टार्ट हो चुका है। ऑक्सीडेटिव फेज में जो PgAl है वो कन्वर्ट हो रहा है 1,3 BPgAl में। 1,3 BPgAl के दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं जब, तो वो वहां पे कन्वर्जन हो रहा है, दो NAD जो है कन्वर्ट होते हैं NADH में। ठीक है, अब जब 1,3 BPgAl के दो मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं PGA में, दैट इज फोस्फोग्लिसरेट में, तो क्या होता है, दो फोस्फेट रिलीज होते हैं जो ADP के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, दो ATP। तो दो ATP मिल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दो ATP, दो ADP से मिला दो, इसको मैं थोड़ा सा अगर और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे ये लिखा हुआ है दो ADP जो है इसके साथ दो इनऑर्गेनिक फोस्फेट जो है वो जुड़ गए और बन गया दो
एटीपी, ठीक है। तो 2 एटीपी यहां मिल गए। अब ये जो पीजीए के जो फोस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन 2 फोस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स में से 2 पानी निकाले तो बन गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ फोस्फोएनोल पाइरुवेट। फोस्फोएनोल पाइरुवेट। क्या यहां तक की स्टेप क्लियर है? क्या यहां तक की स्टेप क्लियर है हम सबको? ठीक है, आगे चलें तो बस ऑक्सीडेटिव फेज होने वाला है जस्ट बच्चा। ये देखो 2 मॉलिक्यूल्स जो थे अभी तक हमने क्या किया, पीईपी के बनाए थे, फोस्फेनोल पाइरुवेट। अब फोस्फोएनोल पाइरुवेट जो है यही फोस्फोएनोल पाइरुवेट कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में। 2 मॉलिक्यूल बनाता है पाइरुविक एसिड के। पाइरुविक एसिड भी 3 कार्बन का होता है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल है तो 6 कार्बन ग्लूकोज में थे, टूटते टूटते 3 कार्बन के 2 पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और लेकिन इस स्टेज पे भी क्या होता है, 2 एडीपी में 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ते हैं और बनाता है 2 एटीपी। क्या बात क्लियर हो रही है? स्टेप में भी यहां पे भी 2 एटीपी बन जाते हैं। तो ये फोस्फोएनोल पाइरुवेट जो है, इसमें से भी एक फोस्फोएनोल पाइरुवेट में से एक फॉस्फेट रिलीज होता है। 2 मॉलिक्यूल है फोस्फोएनोल पाइरुवेट के, तो 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे। और जब फोस्फोएनोल पाइरुवेट से फॉस्फेट रिलीज होता है तो बनता क्या है, पाइरुविक एसिड बनता है। तो पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हमें ओवरऑल मिल गए। यही तो हमारी फाइनल स्टेज है, यही तो हमारी फाइनल स्टेज थी। क्या था, हमने ये देखा था ना यहाँ पे, कहां गया, ये लो ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज यहां तक हमने देख लिया था, जब 2 फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल वेरियस इंटरमीडिएटरी स्टेजेस के थ्रू 2 पाइरुविक एसिड बनाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फेज। ठीक है, इसमें हम 4 एटीपी मिलती है हमें और 2 NADH मिलती है। ठीक है, अब 4 मिली है कि नहीं मिली है देख लेते हैं। अभी ऑक्सीडेटिव फेज यहां से स्टार्ट हुआ था, 2 NADH तो यहीं मिल गए थे, चलते ही शुरू होते ही, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया, ये वैसा था। ठीक है, तो PgAl में 2 NAD से 2 NADH मिल गए। उसके बाद जब BPgAl जो है कन्वर्ट हुआ आगे PGA में फोस्फोग्लिसरेट में, तो वहां पे क्या हुआ, फिर से 2 ATP मिल गए हमें। 2 ATP मिले अभी तक, 4 नहीं मिले, 2 ATP इस स्टेज पे। ये पहला स्टेज है जहां पे हमें मिला। ठीक है, उसके बाद फोस्फोग्लिसरेट में से पानी हटाया तो फोस्फोएनोल पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल। फोस्फोएनोल पाइरुवेट के बाद उसमें जब कन्वर्ट हुआ वो पाइरुविक एसिड में, तो फिर से 2 ATP मिले। तो 2 ATP यहां, 2 ATP पीछे, टोटल कितने हो गए, टोटल गेन क्या हुआ, 4 ATP और 2 NADH। ठीक है, और 2 ATP हमारी पहले खपत हो गई थी तो उसको भी तो घटाना पड़ेगा, हमारा जो पैसा लगा था, तो उसमें से घटाएंगे। तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो 2 ATP मिले और 2 NADH मिले। क्या इतनी बात कहानी साफ है? क्या इतनी कहानी क्लियर है बच्चों? क्या अब कहानी साफ है इतनी? क्या इतनी कहानी साफ है? तो यही है कंप्लीट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलिसिस। कोई इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP और 2 NADH कैसे मिलते हैं हमने अच्छे से देख लिया, 2 फेजेस में बांट कर देख लिया। ठीक है, इसको आप देखेंगे अच्छे से, इसको 1-2 बार और देखेंगे इसी वीडियो को, तो इस टॉपिक से कभी आपका कहीं भी किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है, तो आगे मिलते हैं फिर से इसी टाइप से, अपने कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करते रहेंगे। नए नए डिफिकल्ट जो भी आपको कॉन्सेप्ट्स लगते हैं उनको मैं नए नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आने वाला हूं बहुत जल्द। ठीक है, तो बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।